प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत में वर्ण विचार अर्थात संस्कृत वर्णमाला पढ़ेंगे। संस्कृत में स्वर और व्यंजन किस प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है कि वर्णों की संख्या होती है 48। संस्कृत में जो वर्ण हैं वो 48 होते हैं। 3 भागों में इनको बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। आज हम स्वर और व्यंजन इन दोनों का अध्ययन करेंगे। स्वर मतलब मात्राएं, जिनको हम आम भाषा में मात्राएं भी बोलते हैं, और व्यंजन जो हैं वो बिना मात्राओं के नहीं बोली जा सकती। तो व्यंजन जो है क से तुम लोगों ने हिंदी विषय में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, कि व्यंजन जो है वो क से लेकर घ तक हैं, और जो स्वर हैं जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं, यहाँ संस्कृत में ये 13 हैं। सबसे पहले देखिए ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है, और दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। ह्रस्व और दीर्घ क्या होता है? ह्रस्व का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री, री, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगा। और दीर्घ का मतलब होता है 2 चीज़ें इसमें, एक तो ये इन्हीं ह्रस्व स्वर से मिलकर बने हैं, और दूसरा जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, जैसे आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। अभी ह्रस्व स्वर हमने बोला, इसमें कम समय लगा, और दीर्घ स्वरों में हमें थोड़ा ज़्यादा समय लगा। संस्कृत में ये 13 प्रकार के ही स्वर हैं। अब चर्चा करते हैं व्यंजन की। देखिए व्यंजन संस्कृत में 33 हैं। अभी मैंने बताया कि बिना स्वर के, बिना मात्राओं के व्यंजन नहीं बोले जाते, वो अधूरे हैं। अभी आप एक चीज़ देखिए कि जितने भी ये मैंने व्यंजन लिखे हैं, इन सब के नीचे मैंने हलंत लगाया है। हलंत का मतलब है कि अभी ये वर्ण बिना मात्राओं के हैं, इनमें ये जो ऊपर मात्राएं हैं ये कोई भी नहीं है, और इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया, वर्गीय व्यंजनानि जो 25 हैं, और अवर्गीय व्यंजनानि जो 8 हैं। वर्गीय व्यंजन में देखिए क, ख, ग, घ, अण, च, छ, झ, झ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये टोटल 25 वर्ण हैं। उसके बाद अवर्गीय में 8 वर्ण हैं, जो इनको भी 2 भागों में बांटा गया। 4 तो अंतस्थ वर्ण हैं और 4 ऊष्म वर्ण हैं। जो अंतस्थ वर्ण हैं वो हैं य, र, ल, व। हिंदी विषय में जब ये पवर्ग वाली लाइन है प, फ, ब, भ, म, इसके बाद य, र, ल, व ये आता है, और उसके बाद श, श, ह ये आते हैं, ये वर्ण आते हैं। तो देखिए अंतस्थ का मतलब होता है कि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, तब जो हमारे शरीर के अंदर की जो वायु है उसका दबाव पड़ता है बोलते समय, कि ऐसा लगता है कि जैसे हम जो वायु है उसको और अंदर की तरफ दबा रहे हैं। एक उच्चारण करके देखिए, जैसे य, र, ल, व। जब हम इनको बोल रहे हैं तो जिह्वा का जो भाग है, जो जीभ है, वो जो हवा को अंदर की कंठ की ओर स्पर्श करा रही है। ऊष्म जो वर्ण है, इसमें देखिए इनको जब हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तब ऐसा लगता है कि जो शरीर के अंदर की जो वायु है वो बाहर की ओर, मुख से बाहर की ओर निकलने की कोशिश कर रही है। उच्चारण करके देखिए श, स, स, ह। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो मुख से जो वायु है वो बाहर की ओर स्पर्श हो रही है। अभी इन 33 वर्णों में अक्ष, त्र और ज्ञ ये 3 वर्ण नहीं हैं। अक्ष, त्र और ज्ञ, क्योंकि इन तीनों वर्णों को हम मिश्रित वर्ण, संयुक्त वर्ण बोलते हैं। ये इन्हीं वर्णों में से मिलकर ये इन अक्षर बने हैं।
क्योंकि ये तीनों जो वर्ण हैं अक्षर त्र घ, ये इन्हीं व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हैं, तो संस्कृत में इनको नहीं गिना जाता है। बस ये जो 25 स्पर्श वर्ण और जो अवर्गीय व्यंजन जो हैं ये 8, इनको गिन के संस्कृत में कुल 33 वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण। अभी मैंने बताया कि ह्रस्व स्वर है जिनमें कम समय लगता है और दीर्घ स्वर जो हैं 8 वो अधिक समय लेते हैं। अब वो क्यों लेते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि दीर्घ स्वर जो हैं वो आ जैसे यह अ और अ इन दोनों से मिलकर बना है। तो एक तो अ एक बार बोला जाएगा और एक अ को हम 2 बार बोलेंगे तो उसमें दुगना समय लगेगा, इसलिए दीर्घ स्वर जो हैं उनमें थोड़ा समय लगता है। उसी प्रकार जो ई हैं, बड़ी ई वो 2 छोटी ई से मिलकर बनी है, बड़ा ऊ भी 2 छोटे ऊ से मिलकर बना है। जो री हैं वो 2 छोटी री से मिलकर बना है। री की मात्रा हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे क में अगर हम छोटा री जोड़ेंगे तब तो 1 आएगा, और अगर हम बड़ा री जोड़ेंगे तो 1 बार और इसको इस तरीके से कर लेंगे। तो इस प्रकार 2 री मिलकर बड़ा री बनता है। अब ए देखिए, इसमें अ और ई से मिलकर ए बना है। अय देखिए, अ और अय से मिलकर अय बना है। ओ ए और ऊ से मिलकर ओ बना है, और औ ए और ओ से मिलकर औ बना है। इसलिए ये 2-2 वर्णों से मिलकर बने हैं, 2-2 स्वरों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन दीर्घ स्वरों में थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। उसी प्रकार व्यंजन देखिए, अभी मैंने बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि व्यंजन में हलंत लगा है। हलंत का मतलब है कि वो अभी आधा है, इस ये भी कह सकते हैं अभी इसमें किसी भी प्रकार की मात्रा नहीं है। जैसे क आधा है, यह क और इस क में क्या फ़र्क है कि इस क के नीचे हलंत नहीं है, इसका मतलब इसमें अ की मात्रा मिली हुई है। अब जब हम इनको अलग करेंगे तो क में अ मिलकर पूरा क बन जाएगा। ख देखिए उसी प्रकार हलंत के साथ ही, इसका मतलब ख आधा है, या हलंत नहीं है, इसका मतलब ख में अ मिला हुआ है। जैसे रा शब्द है, रा मतलब र में आ मिला हुआ है। यहाँ पर मात्राएं हमें साफ दिख रही हैं जबकि यहाँ पर नहीं दिख रही है, तो ये आपको पहचान करनी पड़ेगी कि ख में हलंत नहीं लगा है, इसका मतलब उसमें अ की मात्रा मिली हुई है। और बाकी वर्णों में जब हम मात्राएं अलग करेंगे तो जो व्यंजन वर्ण है उसमें हम हलंत लगाएंगे। अब देखिए लू ल म बड़ा ऊ मिला है। अभी राम शब्द हैं, जैसे राम को हमने अलग कर दिया, र में आ मिला हुआ है, र को हमने हलंत लगा कर लिखा, और उसी प्रकार म हलंत लगाकर उसमें से मात्रा निकाली अ, दोनों को मिलाया तो रा, इन दोनों को मिलाया तो म। उसी प्रकार राधिका शब्द देखिए, राधिका के तीनों वर्णों को हमने अलग किया, रा धी का। अब हम इनमें से मात्राएं अलग करेंगे तो रा में से हम मात्रा अलग करें तो पहले तो र को हलंत लगाना है और इसमें मात्रा आ रही है आ, दोनों जुड़कर रा शब्द बना। उसी प्रकार धी शब्द में से हम मात्रा अलग करेंगे तो ध हम पहले लिखेंगे और मात्रा हम बाद में लगाएंगे। यहाँ देखिए धी में ध में ई की छोटी की मात्रा लगी है, तो ऐसा नहीं है कि ये मात्रा पहले लगानी है। हमको हमेशा याद रखना कि व्यंजन जो वर्ण हैं इनके बाद ही मात्राएं लगेगी, पहले नहीं लगेगी। जबकि यहाँ पर धी में क्या दिखा रहा है कि मात्रा इसमें पहले दिख रही है, लेकिन मात्रा हमेशा ध में जो व्यंजन वर्ण है उसके बाद ही लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध में छोटी ई मिलकर धी बना, उसी प्रकार क में आ मिलकर का बना, तीनों को जोड़ेंगे रा धी का, राधिका शब्द बना। तो ये याद रखिएगा कि जो स्वर होते हैं ये कब लगेंगे, व्यंजनों के बाद, इन अक्षरों के बाद इन मात्राओं का प्रयोग होगा।